अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सुना है क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट की थी तो पीछे हमने देखा कि पोटेंशियल स्टेप क्या होता है, किस तरह पार्टिकल एक पोटेंशियल के अंदर मूव कर सकता है। हमने इसके ऊपर डिटेल से बात की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। सबसे पहले देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है क्या। ये तो टॉपिक होना चाहिए था हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स का या ईएमटी का टॉपिक होना चाहिए था। ये क्वांटम में क्या कर रहा है, क्या इसका मीनिंग है। असल पहले तो हम ये समझेंगे, देन हम बात करेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में जब ये आया तो इसने क्या क्या चीजें हमें बताई, क्या क्या इंफॉर्मेशन हम इस टॉपिक से ले सकते हैं, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। ये तमाम चीजें हम डिटेल से करेंगे। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चले शुरू करते हैं हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को। स्टूडेंट, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा पीछे रिव्यू कर लेते हैं कि पोटेंशियल स्टेप में हमने ये कहा था कि पार्टिकल जब एक फ्रीली पोटेंशियल से मूव करता है एक पोटेंशियल की तरफ, एक फ्रीली रीजन है, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू बिल्कुल जीरो है। जब पार्टिकल वहां से मूव करता है पोटेंशियल की तरफ तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है। क्लासिकल मैकेनिक्स ये कह रही थी कि वो वाला क्वांटम पार्टिकल अगर उसकी एनर्जी मैक्सिमम है तो वो सारे के सारे क्वांटम पार्टिकल मूव कर जाएंगे पोटेंशियल रीजन की तरफ। लेकिन अगर उन क्वांटम पार्टिकल की एनर्जी जो है वो पोटेंशियल से कम है तो सारे के सारे पार्टिकल पीछे रह जाएंगे। ये था क्लासिकल मैकेनिक्स का कंसेप्ट। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स का ये कहना था कि अगर जो क्वांटम पार्टिकल है उनकी एनर्जी कम हो पोटेंशियल से या ज्यादा हो, क्वांटम पार्टिकल ने आगे मूव करना है, उनके साथ वेव जुड़ जाती है, वेव एसोसिएट हो जाती है जो कि आगे चाहे उनकी एनर्जी कम भी है। हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी, हमने कहा था कि अगर ये एक प्रेशर स्टेप है, ये हमारे पास प्रेशर स्टेप होता था इस तरह का, ये वाला। हमने कहा था कि कुछ क्वांटम पार्टिकल हमने ए लिए थे, वो ऐसे गए थे, कुछ वापस भी आ गए थे और कुछ सी आगे ट्रांसमिट हुए थे। हमने इनकी प्रोबेबिलिटी निकाली थी कि अगर हमारे पास इन क्वांटम पार्टिकल की जो एनर्जी है वो पोटेंशियल से ज्यादा हो, जो हमने पोटेंशियल लिया हुआ है इससे ज्यादा भी हो, देन भी हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स का ये कहना था कि सारे के सारे क्वांटम पार्टिकल आगे की तरफ मूव कर जाएंगे, पोटेंशियल रीजन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने कहा कि कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगे चाहे उनकी एनर्जी पोटेंशियल से ज्यादा है। हमने प्रोबेबिलिटी भी निकाली थी, हमने कहा था कि जो पार्टिकल वापस आते हैं टोटल में से वो हमारे पास होते हैं k1 माइनस k2 ओवर k1 प्लस k2। ये जो वैल्यू होती है ये उन क्वांटम पार्टिकल की होती है जो कि वापस आ जाते हैं इस पोटेंशियल वाल से टकरा कर। लेकिन क्लासिकल तो कहते थे कि सारे चल जाते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हमने ये पिछले लेक्चर में डिटेल से जो हमारे पास ये वैल्यू थी ये निकाली थी कि किस तरह क्वांटम पार्टिकल में, क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल वापस आ जाते हैं और जो पार्टिकल आगे चले जाते हैं ए में से उनकी हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो ये थी। ये हमारे पास वो वाले पार्टिकल थे क्वांटम जो कि आगे चले गए थे और ये वाले वो पार्टिकल थे जो कि ए में से वापस हो गए थे। ये तो था पोटेंशियल स्टेप की बातें जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से बात की थी। तो आज जो असल हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये करंट डेंसिटी है क्या। पहले तो इसको समझते हैं, देन हम आगे बात करेंगे। स्टूडेंट, हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी है जो कि ये बताती है हमें किसी भी रीजन में हमारे पास चार्ज डेंसिटी में डिक्रीज किसका बेस बनता है, उस नेक्स्ट रीजन में करंट के इंक्रीज का। अगर किसी रीजन में किसी वॉल्यूम में चार्ज टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वो चार्ज कहां जा रहा है, वो चार्ज मूव कर रहा है, वो चार्ज करंट की फॉर्म में तब्दील हो रहा है, उसकी वजह से करंट बढ़ रहा है। ये हमें बताता है ये वाली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और ये जो जे है हमारे पास ये कहलाता है करंट डेंसिटी। और इसका मतलब हमारे पास होता है कि किसी भी एरिया में से एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, उस क्वांटिटी को हमने करंट डेंसिटी का नाम दे दिया। क्या स्टूडेंट, दोबारा करंट डेंसिटी है क्या, किसी भी यूनिट एरिया में से एक सेकंड में, किसी भी यूनिट एरिया में से एक सेकंड अगर हम काउंट करें, हम स्टॉप वॉच लगा दें, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ आएंगे, उस क्वांटिटी का नाम हमने करंट डेंसिटी रख दिया। जो कि हमें ये बताता है किसी भी यूनिट एरिया में टाइम टी जो एक सेकंड हमने लिया, उस एक सेकंड में यूनिट एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ आते हैं, वो वाली क्वांटिटी को हमने कह दिया करंट डेंसिटी।
ये तो था करंट डेंसिटी और ये बात थी हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स की। लेकिन जब हमने इसको जिक्र किया क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, तो इसका क्या मतलब, ये हमें क्या बता रही है? स्टूडेंट, हमने कहा कि क्लासिकल मैकेनिक्स ये कह रही है कि अगर एनर्जी क्वांटम पार्टिकल की ज्यादा तो सारे के सारे पार्टिकल आगे की तरफ चले जाएंगे। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स का कहना था कि नहीं, अगर चाहे उनकी एनर्जी ज्यादा भी है लेकिन कुछ क्वांटम पार्टिकल वापस आ जाएंगे और कुछ क्वांटम पार्टिकल आगे की तरफ चले जाएंगे। और जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है ये हमें ये बता रही है कि वो जो क्वांटम पार्टिकल थे उनमें से कितने क्वांटम पार्टिकल यूनिट एरिया में से आगे जाते हैं 1 सेकंड में और कितने क्वांटम पार्टिकल यूनिट एरिया में 1 सेकंड में वापस आते हैं। ये था इस प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का क्वांटम मैकेनिक्स में मीनिंग। क्लासिकल जो हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इसमें तो यही बताता है ना कि एक यूनिट एरिया में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में इसके आने का ये मकसद था कि ये हमें ये बताए कि क्वांटम पार्टिकल 1 सेकंड में यूनिट एरिया में कितने आगे ट्रांसमिट हो जाते हैं और 1 सेकंड में यूनिट एरिया में क्वांटम पार्टिकल कितने वापस आ जाते हैं। ये हमें बताता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्वांटम मैकेनिक्स में। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं और मजीद देखते हैं कि इसका हमें कैसे कैसे इसकी वैल्यू आती है और क्या हम उस वैल्यू से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो इसकी वैल्यू है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट क्वांटम मैकेनिक्स में। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है आयोटा एच कट और 2m। ये हमारे पास आ गया साई स्टार, साई आ गया और ये हमने ले लिया साई स्टार का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से, बीच में माइनस आ जाता है, फिर साई स्टार आ जाता है और फिर डेरिवेटिव आ जाता है किसका, इस साई का, और इसको हम ऐसे बंद कर देते हैं। ये वैल्यू बताता है हमें प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की क्वांटम मैकेनिक्स में ये वैल्यू होती है। अब हम हमने केस पढ़े थे, एक तो हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल थे ए, हम इनकी करंट डेंसिटी निकालेंगे। देन हम जो बी वापस आ गए थे उस रीजन में से उसकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालेंगे। देन हम उन क्वांटम पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जो कि आगे चले गए थे। हम तीनों की निकालेंगे और देखेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन हम इसे ले रहे हैं। स्टूडेंट, इसको हम हटा देते हैं या आप कैलकुलेट कर लेंगे। पीछे हमने डिटेल से बातें की थी कि किस तरह हम क्वांटम पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो इसको रेज कर देते हैं। तो स्टूडेंट, हमने जो इक्वेशन निकाली थी, जो हमने वेव फंक्शन निकाला था, किसके लिए, जो इंसिडेंट पार्टिकल थे उनके लिए, वो उसकी वैल्यू थी योटा k1x और k1 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 2m e ओवर h कट स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। ये थी k1 की वैल्यू। और ये वाला वेव फंक्शन उन ए जो क्वांटम पार्टिकल हैं जो कि सारे के सारे जा रहे हैं दूसरे एजेंट की तरफ, उन क्वांटम पार्टिकल के साथ जो वेव जुड़ जाती है, जो वेव एसोसिएट हो जाती है, जिसको हमने मैटर वेव का नाम दिया, उस वेव की इक्वेशन हमारे पास ये साई है, क्योंकि वेव फंक्शन को बता रही है जो कि उस क्वांटम पार्टिकल जितने भी है उनके रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन हमें देती है। ये वाली वो इक्वेशन है, वेव इक्वेशन, जो कि क्वांटम पार्टिकल ए के साथ जुड़ जाती है। अब हमें क्या चाहिए, साई भी चाहिए, और ये k1 की वैल्यू ये थी और साई स्टार भी चाहिए। तो ये ए स्टार हो जाएगा, ये हमारे पास योटा कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में और बाकी ऐसे आ जाएंगे। अब ये सारी वैल्यू हमने इधर पुट करनी है बस सिंपली। तो ये इंसिडेंट हमारे पास जो पहले ए पार्टिकल थे, जो सारे के सारे हमने क्वांटम पार्टिकल लिए जिनके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट करना है, हम पहले उनकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास आयोटा एच कट और 2m, हमने साई की वैल्यू पुट कर ली पहले, वो हमारे पास आ जाएगी ए ई आयोटा k1x। अब आगे हमारे पास है ये डॉट और ये साई स्टार का x के हिसाब से डेरिवेटिव। जब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे एक दफा तो ये ऐसे आएगा ई माइनस आयोटा k1x, और एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल है उसका साथ आ जाता है, ये माइनस आयोटा k1 आ गया। ये हमारे पास ये वाला हिस्सा सॉल्व हो गया। आगे हम माइनस लगाते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं और साइन स्टार हम ऐसे लिख लेते हैं e माइनस आयोटा k1x, और इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आ जाएगा a e आयोटा k1x और एंगल का डेरिवेटिव आयोटा k1 ऐसे आ गया। इसको बंद किया और ये सारी को हमने ऐसे बंद कर लिया।
अब जो जो वैल्यू हमें सोल्व होती है उनको कर लेते हैं। ये अयोटा एच कट ऐसे आ गया बाय 2m। ये स्टूडेंट ए और ए स्टार ए स्क्वायर बन जाएंगे, और ये ई और ई हमारे पास बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। अब ये ई नीचे आ जाएगा और अयोटा के 1x माइनस ये प्लस का ये माइनस का, तो दोनों कट जाएंगे तो ई की पावर 0 आ जाएगी, और ई की पावर जो 0 होती है वो 1 की इक्वल होती है। किसी भी चीज की पावर 0 तो वो वैल्यू 1 आती है, वो हमारे पास 1 आ जाएगी, और साथ में ये वाला ऐसे ऐसे आ जाएगा माइनस अयोटा के 1। ये हमारे पास ऐसे माइनस आ गया ये वाला, और ये हमारे पास ए और ए दोबारा ए स्क्वायर बन जाएंगे, और ये बिल्कुल उसी तरह ई और ई आपस में कटकर 1 बन जाएगा, और अयोटा के 1 ऐसे ही हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट हमारे पास इसको हम लिख लेते हैं, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो इस माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये भी माइनस इधर आ जाएगा, ये माइनस वैसे साथ है, इसको हम बाहर निकाला तो ये बन जाएगा माइनस अयोटा एच कट ओवर 2m। जब हमने माइनस बाहर निकाला तो ये सारी चीजें प्लस में हो जाएंगी, और ये अयोटा अयोटा ये भी हम बाहर निकाल लेते हैं, ये अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ गया, पीछे बच जाएगा ए स्क्वायर के 1 प्लस ए स्क्वायर के 1। जब हमने इसको सोल्व किया तो अयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस में, ये बन जाएगा एच कट ओवर 2m। ये एच कट ओवर 2m बन गया, पीछे ये बनेगा 2a स्क्वायर के 1। ये वैल्यू इसकी हमारे पास आ गई, ये 2 से गया, तो फाइनली जो वैल्यू हमारे पास आई इंसिडेंट पार्टिकल की करंट डेंसिटी की, वो वाले पार्टिकल 1 सेकंड में यूनिट एरिया में कितने आगे की तरफ जा रहे हैं, वो हमारे पास फाइनली वैल्यू आई एच कट और m के 1 और साथ में a का स्क्वायर आ गया। ये वैल्यू हमारे पास आ गई क्वांटम पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की, जो इंसिडेंट पार्टिकल थे। अब हमने निकालनी है वो वाले पार्टिकल जो कि वापस आ रहे थे। ये तो इंसिडेंट पार्टिकल थे, जो टोटल पार्टिकल थे जो आगे जा रहे थे। अब कुछ पार्टिकल वापस आ जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, हमने उनकी करंट डेंसिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो सेम स्टेप होंगे उनके लिए, बिल्कुल सेम स्टेप होंगे। बस क्या होगा, उनका जो वेव फंक्शन स्प्लिट हमारे पास होता है वो ये होता है हमारे पास बी ई माइनस अयोटा के 1x के 1, इसीलिए क्योंकि वो उसी रीजन में वापस आ रहे हैं ना, जिस रीजन में क्वांटम पार्टिकल जा रहे थे उसी रीजन में जो बी जो क्वांटम पार्टिकल है जो वापस आ रहे हैं उसी रीजन में आ रहे हैं, और वो पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो नेगेटिव साइन ये इसलिए होता है। अब इनका जो होगा साई स्टार वो बी स्टार हो जाएगा, और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, बस इतना सा फर्क होगा, बाकी उसको निकालने का बिल्कुल सेम स्टेप है। हाँ वो निकाल लेते हैं स्टूडेंट, इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं इधर, इसकी वैल्यू हम इधर लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आई एच कट और m के 1 ए का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल की है। ये हम देखेंगे लास्ट में कि हमें ये क्या बता रही है, वैल्यू तो आ गई, हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, हम इससे क्या चीजें कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम निकालते हैं रिफ्लेक्टेड की, ये वाला बिल्कुल ऐसे ही फार्मूला हम लगा रहने देते हैं, ये 2m था। अब हमने वैल्यू पुट करनी है, ये हमारे पास अब क्या हो जाएगा रिफ्लेक्टेड का, जो वापस आ रहे हैं जो कि बी पार्टिकल थे। अब ये अयोटा एच कट ओवर 2m ऐसे ही आ गया, ये साई की वैल्यू क्या थी, अब बी ई माइनस अयोटा के 1x, और स्टार की हमारे पास जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये बी स्टार ऐसे आ जाएगा, ई अयोटा के 1x और अयोटा के 1 साथ में आ जाएगा, माइनस स्टार की वैल्यू पुट की बी स्टार ई प्लस अयोटा के 1x, जब हमने साई का डेरिवेटिव लिया तो वो क्या आ जाएगा ई बी साथ में आएगा, ये बी आ गया ई माइनस अयोटा के 1x, और एंगल का डेरिवेटिव माइनस अयोटा के 1 साथ में आ गया, और हमने इसको ऐसे बंद कर लिया। अब हमने इसको सोल्व किया तो अयोटा एच कट ऐसे आ गया, 2m आ गया, ये बी भी ऐसे बी स्क्वायर बन जाएंगे, ये ई हमारे पास क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, और अयोटा के 1 ऐसे आ जाएगा, ये माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस आ गया, माइनस माइनस मिलकर प्लस, ये बी स्क्वायर, ये हमारे पास 1, और पीछे क्या बचेगा अयोटा के 1। बिल्कुल हमने इसको सोल्व किया, अयोटा अयोटा हमारे पास दोनों तरफ कॉमन है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, और के 1 भी हमारे पास क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा,
तो ये आयोटा स्क्वायर एच कट K1 ओवर 2m आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या बन जाएगा 2b स्क्वायर। तो हमारे पास ये आयोटा स्क्वायर माइनस के ऊपर आ जाता है, तो ये माइनस, और ये 2 से कट जाएगा तो माइनस एच कट K1 ओवर m, और क्या आ जाएगा वैल्यू इसकी b स्क्वायर। ये तो वैल्यू उस क्वांटम पार्टिकल के जो कि वापस आ रहे हैं, उस रीजन में वापस आ रहे हैं, चाहे उनकी एनर्जी ज्यादा है। क्लासिकल मैकेनिक्स यही तो कह रही थी कि एनर्जी ज्यादा तो सारे से सारे पार्टिकल आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकाल के दिखा दिया कि नहीं, कुछ क्वांटम पार्टिकल हमारे पास वापस आ रहे हैं, पीछे की तरफ आ रहे हैं, चाहे उनकी एनर्जी ज्यादा भी हो। अब हम निकालते हैं जो ट्रांसमिटेड पार्टिकल है उनकी, या हम ऐसे इधर लिख लेते हैं इसकी वैल्यू। ये वाली हमारे पास वैल्यू किसकी आई, जे रिफ्लेक्टेड की। अब हम निकालते हैं जो ट्रांसमिटेड पार्टिकल हैं जो कि आगे की तरफ चले गए, उनकी क्या वैल्यू आएगी। स्टूडेंट हमने देखा कि ये एच कट सेम है, K1 सेम है, नीचे m सेम है। जिस अगर इंसिडेंट पार्टिकल है तो वो A है, अगर रिफ्लेक्टेड हो रहे हैं तो वो B क्वांटम पार्टिकल है, अगर ट्रांसमिटेड हो रहे हैं तो वो क्या होंगे C होंगे। उसकी भी वैल्यू हमारे पास इसी तरह सेम आएगी ट्रांसमिटेड की। वो माइनस, ये क्योंकि वापस पीछे की तरफ आ रहे हैं तो इसलिए इनका साइन माइनस है, क्योंकि कुछ आगे जा रहे हैं कुछ पीछे की तरफ आ रहे हैं तो ये माइनस है। अब जो ट्रांसमिटेड क्वांटम पार्टिकल होंगे वो आगे की तरफ जाएंगे तो उनके साथ प्लस होगा एच कट, और वो नेक्स्ट रीजन में जाएंगे जहां पर वैल्यू K2 होगी, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी K2 की 2m E माइनस है, जो पोटेंशियल की वैल्यू वो E में से माइनस हो जाएगी, नीचे हमारे पास ऐसी एच कट आ जाएगा। ये हमारे पास K2 की वैल्यू आ गई, तो K2 और m, और इधर हमारे पास क्या होगा C होंगे। ये हमारे पास आ गई ट्रांसमिटेड जो पार्टिकल है क्वांटम, उनकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ये तो सारी चीजें हमने निकाली। अब अगली बात ये थी कि हमें ये क्या बता रही है, हमने इंसिडेंट की भी निकाली, रिफ्लेक्टेड की भी निकाली, और जो ट्रांसमिट होंगे उनकी भी निकाली। अब अगली बात ये कि हमें क्या बता रही है, क्या इंफॉर्मेशन हमें दे रही है। तो स्टूडेंट हमारे पास हमने पहले बात की कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या है, वो ये बता रही है कि हमारे पास एक सेकंड में यूनिट एरिया में कितने पार्टिकल आगे जाते हैं, कितने पीछे आते हैं, और कितने आगे ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो वो वैल्यू किस पे को डिपेंड कर रही है, ये एच बी कॉन्स्टेंट है, एम बी हमारे पास है, उनका जो मैस है वो भी कॉन्स्टेंट है। अब K1 भी हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू है, क्योंकि जितना पोटेंशियल हमने फिक्स कर दिया, जितनी एनर्जी हमने क्वांटम पार्टिकल की ले ली, वो हमारे पास होगी फिक्स। तो जो करंट डेंसिटी है वो डिपेंड कर रही है पार्टिकल के ऊपर। हमारे पास ये अगर इंसिडेंट है, ये अगर B का स्केयर, ये जो C ट्रांसमिट हो रहे हैं ये हमारे पास हो जाएंगे C का स्केयर। तो क्या पता चला कि कितने ज्यादा क्वांटम पार्टिकल होंगे उतनी ज्यादा उनकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आएगी, उतने ज्यादा पार्टिकल एक सेकंड में यूनिट एरिया में से गुजरेंगे, उतने पार्टिकल एक सेकंड में यूनिट एरिया में से वापस आएंगे, उतने ज्यादा पार्टिकल ही एक सेकंड में यूनिट एरिया में से आगे ट्रांसमिट हो जाएंगे। ये वैल्यू बता रही है हमें प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, और ये उसका असल फिजिकल मीनिंग होता है। आई होप इसके रिलेटेड आपके तमाम क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है क्या, पहले करंट डेंसिटी क्या है, फिर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या है, फिर क्वांटम मैकेनिक्स में उसकी जरूरत क्यों आई, फिर हमने कैसे उसकी वैल्यू निकाली, और क्या उसकी वैल्यू से हमने इंफॉर्मेशन को निकाला। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।